नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक मन्नत से। एक ऐसी मन्नत जो पूरी तो हो गई, लेकिन परिवार की खुशी ज़्यादा देर तक टिक ना पाई। क्योंकि मन्नत पूरी होने के बाद जब परिवार वाले माँ को बलि चढ़ाकर वापस लौटे तो वो अकेले नहीं लौटे, बल्कि कोई और उनके साथ घर आया, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके आने के बाद परिवार के लोगों की जिंदगी मौत से भी ज़्यादा खौफनाक रात में बदल चुकी थी। आखिर कौन अंधेरे में उस रात उनके साथ आया था? जानिए इस कहानी को आखिर तक। आज की जो घटना है उसे सुनने के बाद आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अंधेरे सुनसान रास्तों से भी जाने से घबराएंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि कृपया हमारे डायरी ऑफ लाइफ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना जनवरी 2026 की है। छत्तीसगढ़ के एक बस्तर जिले के छोटे से गांव में रहने वाले अमन बताते हैं कि उनका गांव जंगलों और छोटी छोटी पहाड़ों के बीच से घिरा हुआ था। उनका कहना था कि उनके गांव से कम 2 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा पुराना माँ चामुंडा का एक मंदिर था, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी। मान्यता ये थी कि अगर कि कोई भी सच्चे दिल से उस मंदिर में जाकर माँ से अपनी इच्छा मांगता तो माँ उसकी इच्छा को अवश्य पूरी करती। लेकिन एक नियम और भी था कि जिसकी भी इच्छा पूरी हो जाए उसे अगले साल वार्षिक मेले की रात को माँ चामुंडा के मंदिर में एक बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती। अमन ये भी बताते हैं कि गांव वाले इसे कोई डर या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक परंपरा और श्रद्धा मानते। अमन बताते हैं उनके जो पिताजी थे वह 3 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका कहीं पर भी कोई काम सेट नहीं हो रहा था। घर की आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत ही ज़्यादा खराब थी। घर में कई बार खाने के लाने पड़ते, कई बार सूखी रोटी खानी पड़ती। एक दिन अमन की माँ चामुंडा के मंदिर में एक मन्नत मांग कर आई कि उनके बड़े बेटे विवेक को एक सरकारी नौकरी लग जाए ताकि घर की हालत जो है वो ठीक हो जाए। 8 महीनों बाद ही विवेक को एक सरकारी नौकरी लग जाती है। अब रीति रिवाजों के अनुसार जो अमन की माँ थी उन्हें एक बकरे की बलि देनी थी। इसी वजह से जब वार्षिक मेले की रात फिर से आई, बकरे की बलि देने का फैसला किया। परिवार वाले बड़े ही खुश थे। सब लोग इस दिन का काफी खुशी से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन भी आ गया, आखिर वो रात भी आ गई। मंदिर जो था वो काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। शंख नगाड़ों ढोल की आवाज पूरे पहाड़ी इलाके में गूंज रही थी। गांव के काफी सारे लोग वहां पर जमा थे। एक एक करके सभी अपनी मन्नत को पूरी कर रहे थे, माँ का आशीर्वाद ले रहे थे। करीब 12:30 बजे अब उनके परिवार की बारी आती है। पंडित जी विधि विधान के साथ उनकी पूजा करवाते हैं। फिर जो उसके पिताजी थे वह बकरा लेकर माँ के चरणों के सामने रख देते हैं और फिर बलि चढ़ा देते हैं। बलि के बाद जो उसका सर था वो मंदिर में ही रख दिया गया और उसका बाकी जो मांस था एक सफ़ेद कपड़े में अच्छे तरीके से लपेट के और उसे एक बोरे में अच्छे से बांध दिया गया। परिवार वालों को अब बाकी की कुछ रस्में करनी थी, इसी वजह से वह मंदिर में रुके। उन लोगों ने तीनों बच्चों को कहा, तुम इस बोरे को लेकर वापस घर जाओ, हम कुछ देर में वापस आएंगे। अब मंदिर से घर जाने का 2 रास्ता था। एक सड़क से रास्ता जाता था जो कि 40 मिनट लग सकता था वहां से जाने, और वहां पर अक्सर रात के टाइम पर भी लोग आना जाना करते थे। और दूसरा रास्ता था खेतों से जाने का। अक्सर गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शाम से बाद कोई भी खेतों से गुजरकर ना जाया करे। सड़क के रास्ते ही कोई ज्यादातर यूज करते थे। हालांकि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं था। वो रास्ता थोड़ा सुनसान था। अक्सर वहां पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि वहां पर काफी वक्त पहले एक साधु बाबा पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन अचानक ही एक रात उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उनकी मौत के बाद गांव के बुजुर्ग लोगों ने अक्सर वहां से आना जाना मना कर दिया कि शाम ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते का इस्तेमाल ना करे। क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने कई बार वहां पर कुछ चीजें देखी थी जिसके बारे में किसी को अच्छे तरीके से नहीं मालूम था। जब तीनों भाई बहन इस बारे में बात करते हैं कि हम सड़क वाले रास्ते को छोड़कर खेत वाले रास्ते से जाते हैं, वहां जाने से आसानी होगी और जल्दी घर पहुंच जाएंगे। इस बात पर जो काजल थी वो मना करती है
अमन और विवेक कहते हैं कि गांव वाले अंधविश्वास बातों पर विश्वास करते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं मानना चाहिए, हम सीधा खेत वाले रास्ते से जाते हैं, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। अब तीनों भाई बहन जो थे वह उसी रास्ते से, खेत वाले रास्ते से जाना शुरू कर देते हैं। वह रास्ता जो था वह काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, एक इंसान भी वहां से गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खेतों से जो रास्ता जा रहा था वह जंगल के बीच से भी गुजर रहा था, वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा जंगल खेत जो थे वह सुनसान थे। विवेक जो था उस बोरे को उठाकर धीरे धीरे चलने लगता है। काजल और अमन भी एक साथ चलते हैं। तभी चलते चलते विवेक को प्यास लगने लगती है। पूरा है काफी ज्यादा भारी हो चुका है, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और वो चलते चलते सीधा उसी कुएं के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें मना भी किया जाता था। अब तीनों भाई बहन क्या करते हैं, उस कुएं में बाल्टी डालते हैं और बाल्टी डालकर पानी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पानी निकालकर बाहर की तरफ खींच रहे थे तभी वो बाल्टी जो थी वह काफी ज्यादा उन्हें भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ताकत उस बाल्टी को अपनी तरफ खींच रही थी। वो तीनों अपनी पूरी जोर जान लगा रहे थे, तभी अचानक धड़ाम से बाल्टी बाहर आकर गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वह देखते हैं वो पानी जो था वह पूरा लाल हो चुका था। यह देखकर काजल डरने लगती है। तभी विवेक और अमन कहते हैं कि नहीं नहीं, शायद नीचे का पानी होगा, मिट्टी लाल होगी, वही पानी है। इसी वजह से वो दोनों उस बात को इग्नोर कर देते हैं और उस पास में एक छोटा सा घड़ा पड़ा होता है, उसी में से पानी निकालकर वह पीने लगते हैं। अपनी प्यास बुझाने के बाद विवेक जैसे ही दोबारा उस बोरे को उठाने के लिए जाता है, देखता है कि वह बोरी जो थी चट्टान पर बल्कि नहीं जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका जो बोरी का मुंह था वो भी खुला हुआ था। लेकिन अगले ही पल वह जैसे ही गौर से देखता है तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि अगले ही पल वह देखता है कि जो मांस था, बकरे का जो मांस था, उसे सफ़ेद कपड़े में लपटा गया था। वो कपड़ा भी खुला हुआ था और साथ ही साथ बकरे के जो दोनों टांगे थी आगे की वो पूरी गायब थी। और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई बिल्ली या कोई जानवर आकर ले गया। साफ पता चल रहा था कि जैसे ही किसी ने चबा चबा कर बकरे की दोनों टांगों को खाया और खून का भी कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर अमन विवेक दोनों ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ काजल तो डर के मारे कांपने लगती है। डरते हुए देखकर विवेक जो था बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि नहीं नहीं, शायद कोई बिल्ली आ गई होगी, कोई जानवर आ गया होगा। इस बात को घुमाकर तुरंत उस बोरे को बांधता है और दोनों को कहता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो, घर जाकर किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। अपने बड़े भाई की बात के अनुसार कोई भी घर जाकर इस बारे में किसी को भी नहीं कुछ बताता, क्योंकि जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं, घर के आंगन में परिवार के सदस्य सभी खड़े थे और उन्हें देखते हुए कहने लगे कि तुम लोग कहाँ थे, आखिर इतना देर क्यों हो गई। लेकिन विवेक जो था वो बात को घुमा देता है। तभी उनकी जो माँ थी वह कहती है कि इस बोरी को तुम रसोई के पास वाला जो स्टोर रूम है ना, वहाँ पर रख दो। अमन अपनी माँ की बात के कहे अनुसार उस बोरी को उठाकर स्टोर रूम में रख देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के ठीक 2:30 बजे अमन की अचानक आंख खुल जाती है। लगातार कई देर से उसके कानों में एक अजीब आवाज़ गूंज रही थी, जिससे परेशान होकर वह तुरंत उठता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है। पहले उसे लगा कि शायद उसे कोई ज़्यादा डरावना सपना देखा है, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में किसी के चबाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जल्दी जल्दी कुछ खा रहा हो। उसकी आवाज़ लगातार गूंज रही थी। सुनते ही अमन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा। उसे ये आवाज़ अपने घर के ही कहीं से आ रही थी। उसने धीरे धीरे उन आवाज़ों को सुनते हुए उस तरफ जाने की कोशिश की और धीरे धीरे वह आवाज़ उसे किचन के स्टोर रूम से आ रही थी, जिसका दरवाज़ा बाहर से खुला था। ताकि रात को ही तो हम लोगों ने बाहर से कुंडी लगाई थी, आखिर स्टोर रूम में कौन गया इतनी रात को। लेकिन अगले ही पल उसे जो आवाज़ें कुछ देर पहले आ रही थी अब पूरी साफ आ रही थी। कोई छप 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 करके कुछ खा रहा हो। ये आवाज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भयानक थी, क्योंकि इसके साथ एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी, जिसे सुनते ही उसके पूरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे थे।
वह अगले पल जैसे ही उस तरफ जाकर देखने वाला था कि तभी अचानक उस स्टोर रूम के दरवाजे के अंदर से उसे अपनी छोटी बहन काजल निकलती हुई नजर आई, जो अपने हाथों से अपने मुंह को इस तरीके से पोंछते हुए तेजी से बाहर जा रही थी। हालांकि उसने उस वक्त अमन को नहीं देखा था। उसे इतनी रात को स्टोर रूम में देखकर काफी घबरा गया कि आखिर ये क्या कर रही थी और ये इतनी अजीबोगरीब आवाज। वो पहले उसके पीछे जाकर उससे पूछने की कोशिश करता। उसने सोचा कि पहले मैं एक बार स्टोर रूम में देख कर आता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। वो जैसे ही स्टोर रूम के अंदर में जाता है तो उसे देखकर उसका पूरा पैर लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि स्टोर रूम में जो उसने मांस रखा था बकरे का, उसकी अब दोनों टांगे नहीं थी। ये देखकर उसके पूरे पसीने छूट चुके थे और हर जगह मांस के छोटे 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 टुकड़े रखे थे। उसे याद था कि रात को जब वो लोग वहां से आए थे तो 2 टांगे वहां ही गायब हो चुकी थी। अब बची कुची बकरे की 2 टांगे भी गायब थी और ऊपर से जो बोरा था वो भी खुला था। अब उसे डर सताने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो उसने अभी यहाँ पर काजल को देखा था, वो भी अपने मुंह को कुछ इस तरीके से भयानक तरीके से पोंछ रही थी जैसे कुछ खा कर निकली हो। कहीं उसने ये सोचते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह बिना वक्त गवाए तुरंत हड़बड़ाता हुआ अपने बड़े भाई विवेक के कमरे के पास गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा कि भाई जल्दी से दरवाजा खोलो। विवेक इतनी रात को से वहां देखकर वो भी परेशान हो गया। तभी अमन ने सारी घटना जो थी विवेक को बता दी। पूरी घटना को सुनते ही विवेक जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। वो उसका कहने लगा कि हम जंगल से आए थे, लगता है तुम उस बात को अभी तक भुला नहीं पाए, इसी वजह से तुमने कोई डरावना सपना देखा है जो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन अमन कहने लगा कि नहीं भाई, आप मेरा विश्वास करें, मैंने काजल को स्टोर रूम से जाते हुए देखा था और अब बकरे की पीछे की 2 टांगे भी नहीं रही। आज साफ पता चल रहा है कि कोई मांस को खाकर निकला है और मैंने स्टोर रूम से काजल को ही देखा था। अभी आप मेरे साथ चले उसके कमरे में, वो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। विवेक अमन को शांत करने के लिए, उसे संतुष्टि देने के लिए उसके साथ काजल के कमरे के पास जाता है तो देखता है कि काजल बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, मानो जैसे कब से वो सो रही हो। ये देखते ही विवेक काजल के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है। काजल उठती है तब विवेक उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। काजल कहती है कि भाई मैं कब से यहीं पर सो रही थी। काजल की ये बात सुनते ही अमन बेहद हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने उसे स्टोर रूम के बाहर से निकलते हुए देखा था। उसकी बात को सुनते ही विवेक जो था अमन को कहने लगा कि देख लिया, मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। उस जंगल की बात को शायद तुम अभी तक भुला नहीं पाए हो, इसी वजह से ये सारी बातें कर रहे हो। तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ये कहते हुए विवेक उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। अमन भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अंदर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था काजल को स्टोर रूम के बाहर से निकलते हुए। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद विवेक सच कह रहा होगा। उसने जंगल की बात को ही ज्यादा अपने मन दिमाग में डाल लिया है, इसी वजह से उसे इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। शायद उसने गलत देखा होगा। यही सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। 7 बजे आंख खुली तो एक जोरदार चीख से उसकी आंख खुली थी। पूरे घर के लोग हफड़ा थपड़ी करते हुए आंगन में आकर खड़े हो चुके थे, क्योंकि उनकी जो माँ की आवाज़ थी वह चीखों से गूंज रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। घर वाले जो थे तुरंत हड़बड़ा कर वहां पहुंचे। अमन के जो पिताजी थे उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज चिल्ला क्यों रही हो। तभी अमन की माँ स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ इशारा करती है। सब लोग जैसे ही देखते हैं तो सब लोगों की रूह कांप जाती है। कि माँ रोते हुए कहती है, कल रात को ही स्टोर रूम में सारा मांस रखा गया था, अब वो बोरी जो है आधी से ज्यादा खाली हो चुकी है। मांस कहीं पर भी नहीं है, बल्कि जमीन पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखकर घर वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। उधर अमन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे रात वाली घटना याद आने लगी। तभी अमन के पिताजी कहते हैं कि शायद कोई जानवर आ गया होगा, कोई बिल्ली आ गई होगी। सब लोग एक दूसरे को यही बात पर विश्वास दिला रहे थे। लेकिन तभी अमन की माँ कहने लगी कि ये माता का दिया हुआ प्रसाद था, जिसे अभी गरीब लोगों में बांटना था, कुछ रिश्तेदारों में बांटना था।
ये बहुत बड़ा घोर अपशगुन हो चुका है, शायद माँ चामुंडा देवी हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी अमन के पिताजी अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम अगली बार फिर से बकरे की बलि दे देंगे और इस बार जो भी मांस होगा वो बाहर बाहर से ही लोगों में बांट दिया जाएगा ताकि ऐसी नौबत आए ही नहीं। ये कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। सब घर वाले इस बात के लिए काफ़ी परेशान थे, लेकिन दूसरी तरफ अमन और विवेक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। तभी अमन की नज़र दूर खड़ी काजल पर जाती है, जिसके चेहरे पर शिकंज का एक भी निशान नहीं था और उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। वह अजीब सी तिरछी मुस्कुराहट लिए वहाँ से तुरंत चली गई। ये देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर ले गया। विवेक कहने लगा कि फिर से क्या हुआ? अमन कहने लगा कि मैंने भाई आपको कल कहा था ना कि काजल ही स्टोर रूम के अंदर गई थी और आज देख लो बकरे का आधे से ज़्यादा मांस गायब हो चुका है। अब आप फिर से कहेंगे कि अंधविश्वास था। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है इस घर में। हम जब से जंगल से आए हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है। अब विवेक को भी अमन की बात सही लगती है। वो भी इस बात को सोचने लगता है कि जब से उस जंगल से आए हैं उनके साथ अजीब अजीब सी घटना हो रही है। जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र खिड़की पर खड़ी काजल पर जाती है, जो बड़ी ही गुस्से भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी, मानो जैसे कि अभी उन्हें नोच कर खा ही जाए। ये देखकर विवेक और अमन काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ नज़र आ रहा था, मानो जैसे वो काजल खड़ी नहीं थी, कोई और हो। लेकिन विवेक जो था इस बात को ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर जंगल वाली वो घटना परिवार वालों को बता देगा तो परिवार वाले उसे ही सबसे ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि वो घर का बड़ा था और गलती उसने की थी। उसे उस रात उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। इसी वजह से एक बार फिर से वो इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर अंदर वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, जिसके बारे में जिक्र वो अमन से खुलकर नहीं कर रहा था। इसी तरीके से रात बीत जाती है। एक बार फिर से वही अजीबोगरीब आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। उनके तो डर के मारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह फिर से अंधविश्वास ये कहकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें आनी सुनाई दे देती है। सुबह से लेकर अब शाम तक अमन की नज़र सिर्फ काजल पर थी। अब काजल उसे काफ़ी ज़्यादा बदली बदली नज़र आ रही थी। वह पहले की तरह उससे सही ढंग से बात नहीं कर रही थी और बार बार उसे धमकी दे रही थी कि तुम मुझसे दूर रहो, जैसे मानो कि वह काजल ना बोल रही हो, कोई और बोल रहा हो। लेकिन जब भी अमन इस बारे में विवेक को कहता तो विवेक बात को अनसुनी कर देता। लेकिन जैसे ही रात को परिवार के सारे सदस्य आंगन में बैठकर एक साथ खाना खाने वाले थे कि सब तभी अमन की नज़र काजल पर जाती है, जो कि लगातार अपनी खाने की प्लेट को देख रही थी। सब लोग जहाँ पर खाना खा रहे थे, लेकिन काजल जो थी वो चुपचाप प्लेट को ही देखे जा रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर काजल की माँ अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? पहले तो काजल कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक बार फिर से जब उसकी माँ उससे सवाल करती है तब वह धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाते हुए बड़ी ही अलग आवाज़ में कहती है, मुझे मांस चाहिए। ये बात सुनते ही अमन को तो एक जोरदार झटका लगता है। उनकी माँ को लगता है कि शायद आज इसका मांस खाने का दिल कर रहा है, नॉनवेज खाने का दिल कर रहा है। इसी वजह से वो अपनी बेटी के सर पर एक बार फिर से हाथ रखते हुए उन्हें समझाती हैं कि बेटी आज तुम ये वेज खाना खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए नॉन वेज बना दूंगी। लेकिन ये बात सुनते ही काजल को एक जोरदार गुस्सा आता है। वो धड़ाम से टेबल पर हाथ रखती है। उसकी इस हरकत को देखकर सब लोग डर जाते हैं। काजल की इस हरकत को देखकर उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत उठते हुए काजल की तरफ आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? इतना ही कहा था कि अगले ही पल उनका पूरा शरीर हवा में लटकने लगता है, क्योंकि काजल ने एक हाथ से उनके गले को पकड़े हुए था और उनका पूरा शरीर हवा में लटक रहा था। पूरे माहौल को देखकर घरवाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन पूरे माहौल को देखने के बाद काजल की माँ जो थी वह तुरंत रोते हुए कहने लगी कि ये क्या कर रही हो तुम अपने पिताजी के साथ। लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र काजल पर जाती है, जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी थी और उसकी आवाज़ मानो
कोई और ही थी। दूसरी तरफ जो दादी बैठी थी इस पूरे माहौल को देख रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि ये काजल नहीं कोई और है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतने हट्टे कट्टे आदमी को हवा में नहीं लटका सकती। इससे पहले विवेक आगे बढ़कर अपने पिता को बचाता कि तभी काजल ने एक जोरदार धक्का दिया अपने पिताजी को दूसरी तरफ। उसके पिताजी धड़ाम से दूसरी दीवार पर जाकर गिरते हैं। तुरंत विवेक और अमन अपने पिताजी को संभालने लगते हैं। तभी काजल खूंखार भरी आवाज में कहती है, मैंने तुम लोगों से कहा है ना, मुझे मांस चाहिए, मुझे कैसे भी करके मांस ला कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगती है। परिवार वालों को समझ में आ चुका था कि उनकी बेटी काजल नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि ये कहते ही वह बिना किसी को देखे सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ जाती है उसके पांव उल्टे नजर आते हैं। अमन ये देखकर दूर से ही सब लोगों को कहता है, मम्मी पापा देखो, काजल के पैर उल्टे हैं। इस माहौल को देखने के बाद घर वाले जो थे कंफर्म हो चुके थे कि उनकी बेटी काजल नहीं, उनकी बेटी के ऊपर कोई साया आ चुका है। एक तरफ जब परिवार वाले इस बात से काफी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई साया उनकी बेटी को पकड़ सकता है, तो दूसरी तरफ अमन और विवेक काफी ज्यादा परेशान थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ फुसफुसा रहे थे। विवेक बोल रहा था कि नहीं, किसी को मत बताना, लेकिन अमन बता रहा था नहीं, हमें बताना पड़ेगा। यही दोनों आपस में बात कर रहे थे कि दादी सुन लेती है। दादी दोनों को सामने खड़े हुए कहती है कि जल्दी से बताओ क्या बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। तभी घर वालों की नज़र अमन और विवेक पर टिक जाती है। विवेक धीरे धीरे करके उस रात से सारी घटना सारी बता देता है कि क्या हुआ। अमन भी सारी घटना बता देता है कि उसने स्टोर रूम के अंदर से काजल को निकलते हुए देखा था और सुबह माँ ने कहा कि पूरा मांस ही गायब हो चुका है। अब सारे घर वालों को समझ में आ चुका था कि माजरा क्या है। दादी ने तुरंत गुस्से से कहा कि तुम्हें समझाया भी गया था ना कि उस रास्ते से मत गुजरना, तो तुम लोग उस रास्ते से क्यों गुजरे? शाम के बाद से कोई भी उस रास्ते से जाता नहीं है, क्या ये बात तुम लोगों को नहीं मालूम? अब तुम्हारी गलती की वजह से सजा काजल भुगत रही है। दोनों ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि अभी कैसे भी करके हमें रास्ता निकालना ही होगा। दादी तुरंत कहती है कि जाओ जल्दी से जाकर उस मंदिर के पुजारी को बुलाकर लेकर आओ, अब वो ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही घर वालों का जो माहौल था वो मातम में बदल चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि काजल के कमरे में जाए और उसे देखे, क्योंकि सबको उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। करीब 10 बजे गांव के बुजुर्ग और वो पुजारी दो अपने शीशे लेकर घर में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होते हुए कहते हैं कि ये घर एक बहुत बड़े साए में आ चुका। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि काजल को पकड़कर आंगन के बीच लेकर आओ। हालांकि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। जो भी उसे कोई पकड़ने के लिए आता तो वो उसे दूर धकेल देती। ये देखकर उस पुजारी ने क्या किया कि सबके हाथों में एक धागा बांध दिया, जो काफ़ी मंत्र उच्चारण से बना था। उस धागे को बांधने के बाद से काजल को पकड़कर आंगन के बीचों बीच लाया गया और उसके बाद उसके इर्द गिर्द एक राख घुमाई गई और जैसे कि मानो एक चक्रव्यूह में उसको बिठा दिया गया हो, जिसके बाहर वह निकल नहीं पा रही थी, लेकिन तड़प जरूर रही थी। अब उसकी आवाज़ जो थी वह लड़की की जैसी नहीं थी, एक आदमी की आवाज़ निकल रही थी। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ये कहते हुए इसकी आवाज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा खूंखार भरी हो चुकी थी। घर वाले जो थे अपनी बेटी को इस रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। दूसरी तरफ विवेक को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर वक्त रहते वो परिवार वालों को बता देता तो आज उसकी बहन के साथ ये ना होता। पुजारी जो थे मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। उन मंत्रों की आवाज़ सुनते ही वो क्रोध में आने लगती है, वो इधर उधर चीज़ें फेंकने लगती है, हवा का एक रुख बदल जाता है। तभी पुजारी जी बिना रुके मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो उसे कहते हैं कि तू कौन है, आखिर इस बच्ची के अंदर क्यों समाया है। पहले तो इस बात को सुनते ही काजल जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी, किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी। तभी पुजारी ने एक भस्म जो थी उसके ऊपर फेंकते हुए कहा कि तू बता कौन है, नहीं तो मैं तुझे यूं ही तड़प तड़प कर मारूंगा। उस राख के पड़ते ही जो काजल का पूरा शरीर था वह तड़पना शुरू हो जाता है
और वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह कहने लगता है कि मेरा नाम नीरज है। के मुंह से ये नाम सुनते ही परिवार वालों के पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। काजल की माँ रो रो कर उनकी आंखें लाल हो चुकी। तभी पुजारी ने पूछा, आखिर तुम इस लड़की में क्यों आए हो, क्या कारण है ये बोलो। पूरे 15 साल मैं पूरे 15 साल उस कुएं में आत्मा बनकर भटक रहा था। मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था। हालांकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मेरी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया ताकि मेरी सारी जायदाद वो हथिया सके, और तब से ही मेरी आत्मा भटक रही है। ये बात सुनते ही पुजारी ने कहा कि लेकिन तुम इस लड़की में क्यों समाये हो, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी काजल की जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी, क्योंकि मैं अपनी उस पत्नी से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ ये सब किया है, और इसके बदले मुझे एक शरीर की ज़रूरत थी। जिस रात ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे तब सबसे ज़्यादा डर मैंने इस लड़की में पाया था, और मैं तभी इसके शरीर में समा गया। ये बात सुनते ही पुजारी गुस्से में आ गया। उसने और भस्म जो थी मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंकी और कहा कि तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। लेकिन इस बात को सुनते ही वह आत्मा जो थी वो और ज़्यादा क्रोध में आ चुकी। वह चिल्लाते हुए कहने लगी कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा सहारा है। जब तक मैं उस औरत से बदला ना ले लूँ, मैं इस लड़की का शरीर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी पुजारी ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन इसमें इस लड़की का कोई भी दोष नहीं। ये बच्ची है, इसका शरीर छोड़ दो। लेकिन इस बात को सुनते ही वो जो आत्मा थी वो और ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपने नाखून ज़मीन पर रगड़ते हुए कहने लगा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर काजल की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। उस आत्मा को समझाने के बाद भी वह फिर भी काजल का शरीर छोड़ने को नहीं राजी था। ये देखकर पुजारी ने फिर से 1 घंटे का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। वह जो पूजा थी वह काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। जब वो मंत्र पढ़ रहे थे उतनी देर में काजल का शरीर काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगा था। अजीबो आवाज़ें आने लगी थी, चीखने की, चिल्लाने की। आंगन का जो माहौल था काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। फिर 1 घंटे के लगातार मंत्र जाप के बाद एक भयानक ही चीख पूरे गांव में गूंजती है, जैसे कोई किसी के शरीर से आत्मा को अलग कर रहा हो। धीरे धीरे जो अब काजल का शरीर था वो नॉर्मल होने लगा। कुछ देर बाद उसे होश आ चुकी। पुजारी जी ने मंत्र जाप के बाद वो आत्मा जो थी वह काजल के शरीर से निकाल दी थी। उसके गले में एक ताबीज डाल दी थी और ये कहा था कि कम से कम इसे 1 साल तक इसके गले में ये ताबीज रहनी चाहिए। जब काजल को होश आई तो उसे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। सब परिवार वाले तुरंत उसे घेर कर खड़े हो चुके थे। माँ जो थी काफ़ी खुश थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ विवेक और अमन की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस खेतों के पास बने उस कुएं से भी दिन के वक्त से भी जाने से डरता था। हमने बताया कि इस पूरी घटना के बाद परिवार वालों ने उस गांव को ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं फिर से वह आत्मा उनकी बेटी में ना आ जाए। इसी वजह से उस गांव को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते। ये थी आज की एक रियल घटना। अगर आप भी अपनी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फटाफट जाकर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और अनोखी डरावनी घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।